जो एक्टिव जितनी भी क्रियाकलाप या एक्सरसाइज होगी उसे बच्चों के संदर्भ में हमें ऐसे समायोजित करना पड़ता है जिसे वो दैनिक क्रियाकलापों के साथ जोड़कर आसानी से कर सकें। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एचओडी पायसम वेलनेस सेंटर लखनऊ, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने दूसरे एपिसोड में, जिसमें पायसम की तरफ से प्रयास एक आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत भौतिक चिकित्सा के व्याख्यान से संबंधित पिछले एपिसोड में बहुत सारी चीज़ों पर हमने आपसे चर्चा की थी। आज उसी के आगे संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हम आपसे जोड़ों के विषय में चर्चा करेंगे। जोड़ जो शरीर की गतियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बौद्धिक अक्षमता तथा शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों में यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। समस्याएं यानी विकलांगता के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। विकलांगता जो जोड़ों से संबंधित होगी, विकलांगता जो मांसपेशियों से संबंधित है, विकलांगता जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। आज हम जोड़ों की संरचना के विषय में आपको बताएंगे, जिससे आप ये समझ सकें कि सामान्य अवस्था में संरचनाएं कैसी होती हैं और विकलांगता हो जाने के बाद उनमें क्या क्या परिवर्तन हो जाता है। जब तक आप सामान्य और असामान्य अर्थात सामान्य जोड़ की स्थिति और विकलांग जोड़ की स्थिति में अंतर नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप यह निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि हमें कहाँ, किस रूप में और कैसे काम करना है। साधारण तौर पर यह देखा जाए तो संधि दो प्रकार की होती है, चल और अचल। चल जिसको हम लोग इंग्लिश में मूवेबल कहते हैं, अचल जिसे हम फिक्स्ड कहते हैं। मूवेबल ज्वाइंट यानी चल संधि ऐसे संधि जहाँ पे सारे मूवमेंट हो सके। जो मूवमेंट होंगे यानी जो गति होगी वो शरीर की मांसपेशियों के द्वारा होती है। अचल संधि जिनमें गति संभव नहीं है, मांसपेशियां उसमें भी होती हैं लेकिन उनमें किसी प्रकार की गति संभव नहीं होती। चल संधियां अगर हम शरीर के सिर के ऊपरी वाले हिस्से से देखें तो सबसे पहले चल संधि गर्दन और खोपड़ी के बीच में होती है, जिसे हम लोग खूंटीदार संधि या कोन शेप ज्वाइंट कहते हैं। दूसरी संधि हमारे कंधे में होती है, जिसे हम लोग पाइवट ज्वाइंट कहते हैं, यह कंधे की संधि। तीसरी संधि हमारी कंधे के नीचे स्पाइन में होती है, जिसे हम लोग रीढ़ रज्जु संधि कहते हैं। चौथी संधि हमारे कूल्हे के बीच में होती है, जिसे कूल्हे की संधि कहते हैं। फिर उसके बाद घुटने, जिसे हम नी ज्वाइंट कहते हैं। सबसे नीचे एंकल ज्वाइंट होता है और उसके आगे सभी उंगलियों में सभी प्रकार के जोड़ होते हैं। विशेष रूप से सारी संरचनाएं लगभग सभी जोड़ों की सामान्य है। जोड़ों की संरचना सामान्य होने का तात्पर्य है कि हर जोड़ में दो जगह होगी, एक अक्ष होगा और दूसरा तल, जिनमें मूवमेंट यानी गति होती रहती है। यह गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। लेकिन एक विशेष जोड़ नी ज्वाइंट है, जिसे हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट भी कहते हैं। यह जोड़ विशेष इसलिए है क्योंकि इसकी संरचना बाकी सभी जोड़ों से थोड़ा सा अलग है। नी ज्वाइंट जो होता है, जिसको हम लोग अपनी वैज्ञानिक भाषा में या मेडिकल साइंस में साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, ये दो जोड़ों से मुख्यतः रूप से बना होता है। आपकी जांघ की हड्डी जिसे फीमर बोलते हैं और आपकी घुटने की नीचे की हड्डी जिसे टिबिया कहते हैं। एक स्पेशल छोटी सी हड्डी और भी फीमर के ऊपर जुड़ी होती है, यानी जांघ की हड्डी के ऊपर जुड़ी होती है, जिसे हम लोग पटेला कहते हैं। तो पूरा यह जोड़ जो है एक संयुक्त जोड़ कहलाएगा। एक पटेला यानी घुटने की घुट्टी और जांघ की हड्डी के बीच, दूसरा घुटने की नीचे वाली हड्डियों के बीच। इन दोनों हड्डियों के बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव होता है, जिसे साइनोवियल द्रव या फ्लूइड या द्रव कहते हैं। ये जो द्रव होता है वो दोनों घुटने के बीच में होने वाले घर्षण बल को कम करता है। साधारणतः यह पाया जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती चली जाती है, यह द्रव सूखता चला जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों हड्डियों के बीच में घर्षण होने लगता है। घर्षण होने की वजह से दर्द होता है, जिसे हम लोग गठिया या अर्थराइटिस कहते हैं। वह एक दूसरे प्रकार की विकलांगता है। यहाँ पर हम उससे संबंधित चर्चाएं नहीं करेंगे। यह एक सामान्य ऐसी संरचना हो गई जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि घुटने के जोड़ की क्या स्थिति होती है। शारीरिक विकलांग बच्चे जो होते हैं, जो बौद्धिक अक्षमता के साथ ग्रसित होते हैं, उनमें मांसपेशियों के कड़े होने के कारण अर्थात स्पासिटी होने के कारण जोड़ धीरे धीरे जाम होने लगते हैं।
ये जो जाम होने की स्थिति है, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार की गति होने की वजह से उनमें घर्षण होता है, जिससे वो अपने पैर को सीधा करना, मोड़ना आसानी से नहीं कर पाते। या ऐसे बच्चों में सबसे ज़्यादा जो जोड़ सामान्यतः इन्वॉल्व होता है, यानी शामिल होता है, जो सबसे ज़्यादा ग्रसित है विकलांगता में, वह गर्दन की जोड़, कंधे की जोड़, कमर की जोड़, कूल्हा और घुटना आसानी से ज़्यादा शामिल होता है। चूँकि हमें यह आसानी से पता है कि किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को खड़े होने के लिए कूल्हे का जोड़, घुटने का जोड़ और एंकल जॉइंट का सही और समुचित रूप से काम करना बहुत ज़रूरी है, परंतु मांसपेशियों के कड़े होने के कारण ये जोड़ आसानी से काम नहीं कर पाते। या तो पूरी तरह घुटना मुड़ नहीं पाता या पूरी तरह सीधा नहीं हो पाता है। इस दोनों ही अवस्थाओं में मांसपेशियों की दो स्थिति विशेष रूप से शामिल होती है, यानी मांसपेशियों की दो प्रकार की विकलांगता इसे विशेष रूप से बढ़ावा देती है। या तो मांसपेशियों की शिथिलता, जिसको हम लोग फ्लैसिडिटी कहते हैं, या मांसपेशियों का कड़ापन, जिसे हम लोग स्पासिटी कहते हैं। स्पासिटी की अवस्था में घुटना या कोई भी जोड़ मुड़ा का मुड़ा रह जाएगा, जिसे आप सीधा नहीं कर सकते, और फ्लैसिडिटी की अवस्था में मांसपेशियां या जोड़ बिल्कुल शिथिल अवस्था में होगा, जिसे में ना आप मोड़ सकते हैं और ना ही सीधा कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसा समझिए कि इस फ्लैसिडिटी की अवस्था में मांसपेशियों में किसी प्रकार की कोई जान होती ही नहीं, आप कोई गति करवा ही नहीं सकते। जबकि स्पासिटी की अवस्था में इतनी ज़्यादा मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं कि जोड़ अकड़ जाते हैं और वो अपनी मुड़ी अवस्था में रहते हैं। ये जोड़ की वो संरचना मैंने आपको बताई या डिस्कस किया, जिसमें आप भौतिक अक्षम जितने भी बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक विकलांगता के कारण जोड़ों में क्या समस्या शुरू हो गई है, उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यदि इन पर एक्सरसाइज की बात की जाए या व्यायाम की बात की जाए, तो हमने पहले भी पिछले एपिसोड में यह चर्चा की थी कि व्यायाम साधारणतः दो तरीके से किया जाता है। एक एक्टिव, जो बच्चा सिर्फ प्रशिक्षण के बाद आसानी से कर ले, और दूसरा पैसिव, जिसे थेरेपिस्ट या दूसरे उसके माँ बाप उसमें सहयोग कर सकें। जो एक्टिव जितनी भी क्रियाकलाप या एक्सरसाइज होगी, उसे बच्चों के संदर्भ में हमें ऐसे समायोजित करना पड़ता है जिसे वो दैनिक क्रियाकलापों के साथ जोड़कर आसानी से कर सकें। ऐसी अवस्था में हम उनके दो लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। एक तो उस काम को सीखना, दूसरा उसमें मनोरंजन युक्त बनाना, और तीसरा उनकी शारीरिक विकलांगता को धीरे धीरे ऐसी क्रियाओं से दूर करना। उदाहरण के तौर पे यदि कोई बच्चे जिसकी पैर की अकड़न ज़्यादा है, वह अपने घुटने को सीधा नहीं कर पा रहा है, तो हम जानते हैं बच्चों को पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे बच्चों को हमने पैर लटका दिया, किसी टब में पैर लटका दिया और धीरे धीरे पैर हिलाने के लिए उसे प्रेरित किया। पैर हिलाने की प्रक्रिया बच्चे अपने मनोरंजन की प्रवृत्ति के आधार पर पानी का खेलना समझेंगे और पैर को कई बार आपस चलाएंगे। वो समझेंगे मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, उसको किसी प्रकार के मनोरंजन म्यूजिक से जोड़ दिया। हर बार जैसे जैसे म्यूजिक बजेगी, बच्चा मनोरंजन के साथ अपने पैर को आगे पीछे करेगा। पैरों के लगातार क्रिया करने के कारण मांसपेशियों का तनाव कम होता जाएगा और धीरे धीरे घुटने की जो विकलांगता हुई है वह सीधी होती चली जाएगी। ये एक साधारण ऐसी क्रिया के विषय में हमने आपसे जिक्र किया, जिसे आप घर पर उस मनोरंजन के साथ क्रियाकलाप सिखाकर उसकी शारीरिक विकलांगता को दूर कर सकते हैं। पुनः हम लोग एक बार फिर आपको जोड़ों की स्थिति के विषय में या जोड़ों की सामान्य संरचना के विषय में आपको बता दिया और क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों में शारीरिक विकलांगता होती है। अब हम जोड़ों पर होने वाली गतियों के विषय में बात करते हैं। जोड़ों पर होने वाली गतियाँ अर्थात शारीरिक गतियों के विषय में बात करें। शारीरिक गतियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक जो गति होगी अर्थात अपनी इच्छा से जो गति किया जाए, जैसे किसी ने किसी बच्चे को कहा आप हाथ को मोड़िए, तो वो हाथ मोड़ रहा है, उसकी ऐच्छिक गति है। फिर वो अपने हाथ को सीधा कर रहा है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि उसके मस्तिष्क का उसके मांसपेशियों पर अच्छा नियंत्रण है और वो हमारे दिए गए निर्देशों को आसानी से पालन कर सकता है। ये सारी जितनी भी गतियाँ हुई वो ऐच्छिक गति है। अनैच्छिक गति ऐसी गतियों जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे हम इस समय आपको उससे बात कर रहे हैं या आपको समझा रहे हैं, तो हमारे हृदय की गति हो रही है, वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती। हमारा यूरिन का ब्लैडर में यूरिन भर रहा है, वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है। हमारे लीवर से जो जूस निकलना होगा वो निकल रहा है, वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती। हमारी पुतलियाँ प्रकाश के कम और ज़्यादा होने से फैलती और सिकुड़ती है, वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। ये सब अनैच्छिक गतियाँ हैं। ऐच्छिक गति मांसपेशीय नियंत्रण से होता है, उस पर मस्तिष्क का कंट्रोल होता है, जबकि अनैच्छिक गतियों पे सिर्फ मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये दो प्रकार की गतियाँ हो गई। हम हर जितने भी जोड़ होते हैं उनमें दो प्रकार की गतियाँ कर सकते हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक के साथ साथ मोड़ना या सीधा करना। मोड़ने वाली सारी चीज़ों को हम लोग फ्लेक्शन कहते हैं और सीधे करने वाली सारी प्रक्रिया को हम लोग एक्सटेंशन करते हैं। ज़्यादातर जोड़ों में सिर्फ यही दो स्पेशल गति होती है,
इसके अलावा कुछ जोड़ ऐसे भी होते हैं जिसमें अंदर मोड़ना, जिसको हम इन्वर्जन, और बाहर मोड़ना, जिसको हम इवर्जन भी कहते हैं। वो कुछ विशेष प्रकार के जोड़ में, जैसे एड़ी के जोड़ में, जैसे गर्दन के जोड़ में, ये सब होती है। साधारणतः बाकी सभी जोड़ों पर सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन से काम होता है, लेकिन इन सभी जोड़ों की अपनी एक सीमाएं हैं जिसको हम लोग रेंज ऑफ द मोशन कहते हैं। रेंज ऑफ द मोशन बोलने का मतलब किसी भी जोड़ की न्यूनतम से अधिकतम जो सीमा हुई वह उसका रेंज ऑफ द मोशन कहलाएगा। रेंज ऑफ द मोशन गति होता किसके द्वारा है? सिर्फ मांसपेशियों के द्वारा। कहाँ पर होता है? जोड़ों पर। कौन से दो लोग निर्भर होते हैं? अक्ष और तल। अक्ष वो जगह होती है जहाँ मूवमेंट होगा, तल वो सपोर्टिव पार्ट होता है जो इस गति में मदद करेगा। गतियों के अलावा प्रत्येक अलग अलग गतियों में हमारे शरीर की यथास्थिति परिवर्तित होती जाती है, जिसे हम पॉस्चर कहते हैं। मैंने पहले भी आपसे पॉस्चर के विषय में डिस्कस किया था। पॉस्चर एक विशेष प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर एक व्यक्ति के बैठने, उठने, खाने, पीने, चलने फिरने का एक तरीका है। कुछ तरीके सामान्य होते हैं और कुछ असामान्य होते हैं। असामान्य तरीके उन लोगों के साथ होते हैं जो शारीरिक विकलांग हैं, चाहे उनकी समस्या किसी भी वजह से हो, मांसपेशी हो, जोड़ों की हो या तंत्र की हो। जो सामान्य परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में अर्थात सामान्य पॉस्चर में आपके प्रत्येक जोड़ की अपनी एक सामान्य स्थिति है, जिसे हम लोग अधिकतम सीमा रेखा या रेंज ऑफ द मोशन कहते हैं। उस परिस्थिति से कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो रही है, उसे हम शारीरिक विकलांगता में गिनेंगे। अर्थात जब कोई सामान्य पॉस्चर असामान्य पॉस्चर में किसी भी वजह से हो रहा है, तो वह यह गिना जाता है कि किस प्रकार सामान्य शरीर विकलांग शरीर में परिवर्तित हुआ है। उसकी स्थिति को जानकर हम उसका उपचार या उसका रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं। पॉस्चर की सारी जानकारी होने के बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि चलते समय जो प्रक्रिया हमारी है उसे हम लोग गेट कहते हैं, और एक गेट अर्थात चलने की ये प्रक्रिया जिसे हम गेट कह रहे हैं वह एक गेट साइकिल पर कंप्लीट होता है। गेट साइकिल 5 अलग अलग चरणावस्था में विभाजित है। प्रथम चरण अर्थात यदि आप चलते समय अपने पैर को देखें तो जब आप चलेंगे तो सबसे पहले आपका हील यानी पैर की एड़ी जमीन को धीरे धीरे छोड़ता है, जिसे हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में हील ऑफ कहते हैं। दूसरी अवस्था में जैसे जैसे पैर का एड़ी उठता चला जाएगा, पैर का अंगूठा जमीन को छोड़ता है, जिसे हम टो ऑफ कहेंगे। यह दूसरा फेज है। तीसरी अवस्था ऐसी आती है जब पूरा तलवा हवा में रहता है, जिसे हम लोग मिड स्टांस कहते हैं। इस समय ना तो आपकी एड़ी जमीन पे रहती है और ना ही आपका पैर का अंगूठा जमीन को टच करता रहता है। आप सिर्फ सिंगल पैर पे खड़े होते हैं। यह चलने की वह अवस्था है जिसे मिड स्टांस कहते हैं। पुनः जब यह पैर जमीन को टच करेगा तो सबसे पहले हील ऑन होगा। हील ऑन होने का मतलब है एड़ी का जमीन पे टच होना, और फिर पूरा तलवा साथ ही साथ पैर का अंगूठा जमीन को टच करेगा। तो सबसे पहले हील ऑन, फिर मिड स्टांस ऑफ और फिर टो ऑफ यानी पैर का अंगूठा जमीन को टच करेगा। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई वो हर बार चलने में बार बार क्रमानुसार रिपीट होती जाएगी यानी दोहराती जाएगी। इस प्रक्रिया को हम लोग गेट साइकिल कहते हैं। यह गेट साइकिल सामान्य अवस्था में अर्थात किसी भी व्यक्ति में यदि कोई मांसपेशीय शारीरिक विकलांगता अक्षमता नहीं है या बौद्धिक अक्षमता के कारण वह शारीरिक विकलांग नहीं है, तो यह इस गेट साइकिल को पालन करेगा। जबकि जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक विकलांगता के कारण यह गेट साइकिल पालन नहीं हो पाती है, जिसे हम अपने अवलोकन में देखते हैं और उसे सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। सुधारने की जो प्रक्रिया हुई वह पुनर्वास कहलाएगी, जो भौतिक चिकित्सा के द्वारा संभावित हो सकती है। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।